प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पावर यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण की वास्तुकला, यानी जो हमारा हिंदी व्याकरण है वो वास्तुकला के रूप में कैसे है। यानी हिंदी व्याकरण में हम लोग विशेषकर से फोकस करेंगे संज्ञा पे, लिंग पे, पद परिचय और एक दृश्य यात्रा पे। इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी की उत्पत्ति से लेकर व्याकरणिक पहचान पत्र तक का व्यवस्थित खाका। यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसका व्याकरणिक पहचान क्या है, इसको डिटेल रूप में देखेंगे। तो देर न करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नाम क्या है। नाम ही संज्ञा है। नाम किसका हो सकता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा है। यानी व्यक्ति में हम लोग यदि देखें तो व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? राम, शिक्षक, ये क्या है? संज्ञा है। और वस्तु में यदि देखा जाए तो वस्तु में पुस्तक, मेज, ये क्या है? संज्ञा है। स्थान में दिल्ली, पहाड़, ये संज्ञा के अंतर्गत आती है। और यदि देखें भाव में तो भाव क्या है? सुंदरता, बचपन, ये सब क्या है? संज्ञा है। यानी दुनिया में जिस भी चीज़ का अस्तित्व है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसका एक नाम है। व्याकरण में वही नाम क्या है? संज्ञा है। यानी नेम इज नाउन, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के 5 स्तंभ, यानी संज्ञा के 5 पिलर कौन कौन से हैं, उन पांचों पिलरों को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से संज्ञा के 5 पिलर हैं। उनको ध्यान से हम लोग देखेंगे कि 5 पिलर संज्ञा के कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन। विशेष नाम, उदाहरण जैसे ताजमहल। यानी जब किसी विशेष नाम का जिक्र किया जाए तो वह हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसा कोई दूसरा न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं ताजमहल, यानी ताजमहल जैसा कोई दूसरा वो नहीं है, नाम नहीं है, तो वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण के रूप में हम लोग कह सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, यह संपूर्ण वर्ग का या जाति का बोध कराता है, तो वह क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि शहर क्या हो गया? हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अब जैसे हम कहें कि गंगा, तो गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक है। और यदि नदी कहें तो नदियों के अंतर्गत बहुत सारे नदियां आ जाती हैं, नदी के अंतर्गत बहुत सारी नदियों के नाम आ सकते हैं, तो वह नदी जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। और अगला जो है तीसरा स्तंभ यानी संज्ञा के 5 स्तंभ, यानी 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हमने देख लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? यह एक अमूर्त विचार होता है। अमूर्त विचार मतलब जिसको हम न तो देख सके, न तो गिन सके, न तो तौल सके, न तो माप कर सके, यानी यह अमूर्त विचार होता है या गुण होता है। जैसे मिठास को हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे अच्छाई को हम लोग देख नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, तो यह क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। सुंदरता, यदि हम कहें कि आपके पास कितनी सुंदरता है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। कितना किलो सुंदरता है, नहीं बता पाएंगे। यानी यह अमूर्त विचार है, तो अमूर्त विचार को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मैटेरियल नाउन। यह क्या होता है? पदार्थ या धातु इसमें आते हैं। जैसे जिस किसी को भी यदि हम लोग माप तौल सकें तो वह क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे पदार्थ या धातु, उसमें हो जाएगा सोना क्या है हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण में चला आएगा। सोना, चांदी, आटा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और अगला होता है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, यानी एक संगठित इकाई होती है, यानी समूह का ये बोध कराता है। समूहवाचक संज्ञा किसका बोध कराता है? एक समूह का बोध कराता है, जिसमें वह एक ग्रुप हो। जैसे गुच्छा, सेना, सभा, समिति, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कि सोना, चांदी इत्यादि। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
तो अगला है डायनेमिक मैट्रिक्स व्यक्तिवाचक बनाम जातिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को कैसे हम लोग अलग अलग करेंगे इसके हम लोग देखेंगे। जैसे एक देखे हैं सामान्य वर्ग यानी जनरल क्लास। कोई हम लोग गाड़ी में जाते हैं तो एक जनरल क्लास होता है, एक होता है स्पेशल क्लास। तो स्पेशल क्लास वाला क्या होगा, स्पेसिफिक क्लास, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जनरल क्लास वह जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनरल क्लास किसका बोध है और स्पेसिफिक इकाई, विशिष्ट इकाई, बहुवचन संभव, यानी जनरल क्लास है उसमें बहुवचन संभव है, और वही विशिष्ट इकाई में प्रायः एक वचन होते हैं। ये किसका बोध कराते हैं, इसका स्वरूप कैसा होता है, यानी जातिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में होती है, और वही विशिष्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रायः एक वचन में होती है। उदाहरण के रूप में नदी, नदी का मतलब कोई भी नदी सामान्य में, यानी ये जो है जातिवाचक हो जाएगी, कौन सी, जातिवाचक। और यहाँ व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो जैसे नदी, तो कोई भी नदी हो सकती है, किसी भी गंगा यमुना सरस्वती, तो वहाँ पे केवल नदी शब्द का यदि बोध किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। और यदि किसी नदी का नाम ले लिया जाए गंगा, तो वह क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएगा। जैसे इंसान के रूप में उदाहरण में, तो इंसान में लड़का यदि कह दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा लड़का होगा, क्योंकि लड़का के अंतर्गत बहुत सारे लड़के आ जाएंगे। यदि किसी लड़के का नाम ले लिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण के रूप में हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा का विस्तार, कैसे कैसे उसका विस्तार है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे मानव, मानव क्या है, मानव के रूप में एक शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, लड़का हो गया, महिला, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। विशेष उपभेद, द्रव्य और समूह, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। और तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के दो रूप, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद, कौन कौन सा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक के रूप में। जैसे हो जाएगा द्रव्यवाचक, वह पदार्थ जिसे मापा या तौला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, पानी, मिट्टी, दूध, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप तौल सकते हैं, यह द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण के रूप में आ जाएगी। वही यदि बात किया जाए समूहवाचक संज्ञा, तो कई इकाइयों का एक संगठित समूह जो एक नाम से जाना जाता है, तो वह क्या होता है, समूहवाचक। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो यह क्या हो जाएगा, समूहवाचक। जैसे सेना, भीड़, कक्षा, टोली, सभा, समिति, ये सब क्या हो जाएंगे, गुच्छा, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण के रूप में आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। निर्माण इंजन, यानी कैसे हम लोग बनाएंगे एक संज्ञा से दूसरे संज्ञा को। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हम लोग करेंगे, क्या किसका निर्माण करने जा रहे हैं, भाववाचक संज्ञा का। तो अब जातिवाचक संज्ञा से, जैसे बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, बच्चा क्या है, बच्चे में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब इसमें यदि पन जोड़ देते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। बच्चा में पन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बचपन। तो बचपन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, माप तोल नहीं सकते हैं, तो यह बचपन हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। वही बात करें सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है, उसमें यदि ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो भाववाचक संज्ञा सुंदरता बन जाती है। क्रिया से, यानी हम लोग देखें जाति से क्या बना, भाववाचक संज्ञा, विशेषण यानी सुंदर से सुंदरता, भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भी बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे थकना, थकना क्या है, क्रिया है। जिन शब्दों के अंत में ना लगा रहे अक्सर वे क्या होती हैं, क्रिया होती है। जिससे किसी काम का करना या होना का बोध हो वह क्या कहलाता है, क्रिया। जैसे थकना, थकना में यदि आवट प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा थकावट। तो थकावट में कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। आगे और हम लोग उदाहरण को देखेंगे। जैसे सर्वनाम से, सर्वनाम क्या है, अपना,
इसमें पन जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा, अपनापन। तो अपनापन क्या हो गया हमारा, भाववाचक संज्ञा। फिर आगे हम लोग देखेंगे अन्य उदाहरणों को। लिंग संज्ञा का दूसरा रूप, यानी लिंग को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग। यानी संज्ञा का ही दूसरा रूप क्या है, लिंग। यानी जिस शब्द से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। इसी लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक। अब हिंदी व्याकरण की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है, यहाँ केवल सजीव प्राणी ही नहीं बल्कि निर्जीव वस्तुओं का भी लिंग निर्धारण होता है। जैसे पहाड़ खड़ा है तो पहाड़ क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। नदी बह रही है तो नदी क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग। यानी इसमें निर्जीव वस्तुओं को भी हम लोग शामिल करते हैं। जैसे लिंग में केवल सजीव ही नहीं, सजीव के साथ साथ निर्जीव वस्तुएं भी होती है। तो लिंग के कितने भेद होते हैं, दो भेद, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद हो गए, दो भेद। कितने भेद, दो भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान, यानी लिंग की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो एक देखेंगे पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद होते हैं। जैसे पुल्लिंग में देशों, पहाड़ों और महासागरों के नाम हमेशा क्या, अधिकतर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, भारत, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग है। दिनों और महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, चैत्र, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। और ग्रहों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। मंगल, सूर्य, ये पुल्लिंग होते हैं। इसका अपवाद भी है, जैसे पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। सोना, तांबा, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसके अपवाद के रूप में चांदी, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, अपवाद ही पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब स्त्रीलिंग देखेंगे। स्त्रीलिंग में क्या होता है, नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होती है। जैसे गंगा, कावेरी, ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग है। भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, देवनागरी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम एकादशी, प्रथमा, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे लिंग परिवर्तन के यांत्रिक नियम, यानी लिंग को कैसे परिवर्तित किया जाएगा। अ को आ में बदलकर, अ को आ में बदलकर कैसे हम लोग लिंग परिवर्तित करेंगे। जैसे छात्र है तो छात्र में छात्र यानी अंत में अकारांत है, जिसके अंत में अ जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। जिसके अंत में आ जुड़ता है उसको आकारांत कहते हैं। जिसके अंत में छोटी ई जुड़ती है, छोटी ई जुड़ता है तो उसे इकारांत कहते हैं। अब बड़ी ई जुड़ता है तो ईकारांत कहते हैं। यानी जो अंत में जुड़ेगा तो वही का अंत हो जाएगा। जैसे छात्र यानी अकारांत है, तो जब अ को आ में बदलेंगे तो वह क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। छात्र का छात्रा, तो यह क्या हो गया, यह स्त्रीलिंग हो गया। यानी जिन शब्दों के अंत में अ रहेगा तो उसमें आ जोड़ करके हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे छात्र का छात्रा। अक को इका में बदल करके हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे लेखक, अक, लेखक, अक आया तो अक को इका, लेखिका, लेखिका हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये क्या है, पुल्लिंग है, और इधर क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। जैसे मान या वान को मति या वती में बदल करके हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे गुणवान तो गुणवान का गुणवती। आ को इया में बदल करके हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे चूहा, चूहा का चूहिया। सर्वथा भिन्न शब्द, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो हमेशा भिन्न होते हैं। जैसे सम्राट, सम्राट का सम्राज्ञी। सर्वथा भिन्न शब्द भी होते हैं, स्त्रीलिंग। अब आगे हम लोग देखेंगे नित्य लिंग वचन, लिंग शब्द यानी परमानेंट जेंडर लॉ। यानी इसमें क्या होता है,
कि कोई परिवर्तन नहीं हो गया, परमानेंट होते हैं। कुछ शब्द सदैव एक ही लिंग में रहते हैं। लिंग स्पष्ट करने के लिए उनके आगे नर या मादा लगाया जाता है, तब जाकर के उनका लिंग स्पष्ट होता है। जैसे उल्लू, कौवा, मच्छर, चीता, ये सब क्या हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। उल्लू हमेशा पुल्लिंग होता है, कौवा हमेशा पुल्लिंग होता है, मच्छर हमेशा पुल्लिंग होता है, चीता हमेशा पुल्लिंग होता है। इसको हम लोग स्त्रीलिंग बनाना होगा तो कहेंगे कि यहाँ पे नर या मादा जोड़ देंगे। तो यहाँ पे पुल्लिंग है, तो इसको स्त्रीलिंग बनाना होगा तो क्या जोड़ेंगे? मादा। मादा उल्लू, मादा कौवा, मादा कौवा, मादा मच्छर, मादा चीता, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग बनेगा। और आगे हम लोग देखेंगे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, छिपकली, गिलहरी, ये हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। इसको परिवर्तन करने के लिए पुल्लिंग में हम लोग क्या करते हैं? नर शब्द जोड़ देते हैं। नर जोड़ देंगे तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बन जाएगा। जैसे मछली है तो मछली हमेशा स्त्रीलिंग है, तो नर मछली क्या हो जाएगा? यह पुल्लिंग हो जाएगा। कोयल क्या है? स्त्रीलिंग है, तो नर कोयल ये पुल्लिंग हो जाएगा। छिपकली स्त्रीलिंग है, तो नर छिपकली पुल्लिंग हो जाएगा। गिलहरी पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग है, गिलहरी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग बनाने के लिए नर गिलहरी, यह क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे अन्य पद परिचय, यानी शब्द की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो संज्ञा, जैसे समाज में हमारा परिचय होता है वैसे ही वाक्य शब्द का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। पद परिचय किसे कहते हैं? जैसे हम लोग समाज में रहते हैं तो हमारा एक परिचय होता है, वैसे ही वाक्य में शब्द का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। जैसे संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद हम लोग देखे हैं कितने होते हैं? 5। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ऐसे पदार्थवाचक संज्ञा हम लोगों के संज्ञा के भेद हो गए। तो इसके पद परिचय के रूप में लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं हिंदी में। संस्कृत में 3 होते हैं लेकिन हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वचन कितने होते हैं हिंदी में? 2 होते हैं। ये नहीं कि 7 वचन होते हैं, 7 नहीं 2 होते हैं। 7 वचन केवल शादी में ही होते हैं। वचन हिंदी में कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सब क्या होते हैं? कारक होते हैं। क्रिया से संबंध, यानी क्रिया से कर्ता का संबंध है या कर्म का, ये सब होता है। आगे हम लोग देखा जाएगा। तो वाक्य का विच्छेदन, यानी वाक्य को कैसे हम लोग तोड़ेंगे। वाक्य विच्छेद। राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, तो अब इसको हम लोग अलग अलग रूप में कैसे देखेंगे। राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, तो यहाँ पे हो गए कौन? राजेश जी, और यहाँ हो गए रमेश जी, और एक हो गई पुस्तक। यानी यहाँ पे कितनी संज्ञाएं हैं? राजेश, रमेश और पुस्तक, 3 संज्ञा हो गई। तो जो राजेश है वह कौन सी संज्ञा है? तो राजेश में किसका बोध होता है? हमारा व्यक्तिवाचक, यानी राजेश कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। इसमें राजेश में कौन सा लिंग है? स्त्री है कि पुरुष है? तो यह पुल्लिंग है। राजेश क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। वचन देखेंगे, एक वचन है कि बहुवचन है, यानी वचन जिसमें एक का बोध हो तो एक वचन, एक से अधिक का बोध हो तो बहुवचन, तो एक वचन है। राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, यानी कौन काम कर रहा है? राजेश दे रहा है, तो राजेश क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्या दिया? दी क्रिया का कर्ता है। कर्ता किसका है? दी क्रिया का, यानी देना हमारा क्रिया है, इसका क्या है? कर्ता है राजेश। अब रमेश की बात किया जाए तो रमेश में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो रमेश एक नाम है, विशेष नाम है, तो यह संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा। रमेश में कौन सा लिंग होगा? तो यह हो जाएगा पुल्लिंग।
कौन सा वचन है? एक वचन। किसको पुस्तक दी? तो राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, तो रमेश क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? कर्म हो जाएगा। और क्या क्या दी? तो पुस्तक दी, तो पुस्तक क्या है हमारा? ये भी संज्ञा है। तो पुस्तक कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि पुस्तक के अंतर्गत बहुत सारी पुस्तकें आ जाएंगी, जैसे रामायण, महाभारत, हिंदी, व्याकरण, संस्कृत। तो ये पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक। और किसी पुस्तक का नाम ले लिया गया, हिंदी, व्याकरण, रामायण, महाभारत, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब पुस्तक में कौन सा लिंग है? तो अब क्रिया के अनुसार हम लोग देख लेंगे। तो पुस्तक क्या है? क्योंकि इसके अनुसार, पुस्तक के अनुसार क्रिया क्या लगी है? दी लगी है, तो पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा वचन है? एक वचन है। कर्म भी है, कर्म कारक, दी क्रिया का कर्म है। तो यानी हम लोग यहाँ देखें व्याकरण का संपूर्ण डैशबोर्ड, और आगे हम लोग देखेंगे व्याकरण का संपूर्ण यह डैशबोर्ड। यानी पद परिचय कोई अलग अध्याय नहीं है। जो हमारा पद परिचय है वो कोई अलग अध्याय के रूप में नहीं है। यह आपके द्वारा सीखी गई जो संज्ञा है और लिंग है, उनकी अवधारणाओं का अंतिम परीक्षण है। तो जैसे संज्ञा का हम लोग डैशबोर्ड यदि देखते हैं तो संज्ञा में क्या क्या हम लोग देखते हैं? कितनी संज्ञा के भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के क्या हो गए? 5 भेद हो गए। अब लिंग के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये पद परिचय, यानी सबसे पहले पद परिचय को 2 भागों में बांटा हमने। एक संज्ञा, तो संज्ञा के 5 भेद, फिर लिंग के 2 भेद, ये हो गए। और स्वयं को परखें, और अंत में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अपने आप को एक टेस्ट के रूप में देखा जाएगा। जैसे बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए। भाववाचक संज्ञा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। विशेषण जो है बूढ़ा में पा प्रत्यय जोड़ने से क्या बना? भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। यानी वे संज्ञा जिसको हम लोग न तो नाप सके, न तौल सके, न गिन सके, न देख सकें, वह क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। यानी केवल इसको महसूस किया जा सकता है, जैसे बुढ़ापा। अब गंगा शब्द का लिंग और संज्ञा भेद क्या है? यानी कौन सी संज्ञा का भेद है गंगा? तो गंगा का कौन सा लिंग है? गंगा प्रवाहित होता है या होती है? तो होती है, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। तो गंगा में कौन सी हो जाएगा लिंग? स्त्रीलिंग। नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, उसमें गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन यदि बात किया जाए ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? पुल्लिंग है। तो नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा। और ये गंगा में कौन सी संज्ञा है? तो गंगा कोई दूसरी है? नहीं है, यानी विशेष है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौवा का स्त्रीलिंग क्या है? तो पक्षियों के नाम हम लोग देखे हैं कि नित्य कुछ क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द हम लोग देखे थे, उसमें आया था कौवा। तो कौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कौवा का स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? मादा। तो मादा कौवा, यह क्या हो जाएगा? नित्य पुल्लिंग। कौवा नित्य पुल्लिंग है, तो मादा कौवा इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित वास्तुकला है। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद मित्रों।